अगर हमारे पास इस तरह से एक सर्किट दिया हो जिसके अंदर टोटल n सेल्स लगी हों, n सेल्स, यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन, कितनी भी सेल्स लगी हो सकती है। हमने एक जनरल वैल्यू मान ली कि n सेल्स लगी हुई है और वो सभी सेल्स सीरीज़ में लगी हुई है। सीरीज़ वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और उन सभी सेल्स का रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल r। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया है कैपिटल R। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस सर्किट के अंदर हमें I की वैल्यू निकालनी हो, करंट की वैल्यू निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमारे पास सिंपल इस तरह से एक सेल लगी हो और एक रेजिस्टेंस लगा हो, इसके अंदर अगर हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपली हम ओम्स लॉ का यूज कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे I होगा V बाई आर। अगर इस सेल की वोल्टेज E है तो यहाँ पे हम लिख देंगे E बाई आर। लेकिन अगर इस सिंपल से सर्किट की बजाय सर्किट इस फॉर्म में दे दे जिसमें बहुत सारी सेल्स लगी हों और सभी सेल्स सीरीज़ में लगी हों, तो उस टाइम पे इसके अंदर कितना करंट होगा और इस रेजिस्टेंस का उस करंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा, अब हमें ये स्टडी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास n सेल्स दी हुई है और सभी की सभी सेल्स सीरीज़ में है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, मीन्स टोटल ईएमएफ रेजिस्टेंस नहीं, ईएमएफ कितनी होगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी होगी। उसके लिए हमें पहले वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज़ के अंदर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। इस तरह से सभी की सभी ईएमएफ को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे कितनी ईएमएफ है, n ईएमएफ है, तो सभी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स है, आइडेंटिकल्स मीन्स सभी की ईएमएफ सेम है। अगर E1 की वैल्यू E है तो E2 की वैल्यू भी E, E3 की वैल्यू भी E और nth सेल की वैल्यू भी E होगी, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो गई यहाँ पे NE। इसी तरह से हम इसके अंदर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, हर एक सेल का एक रेजिस्टेंस है R। अब ये सारी की सारी सेल सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इन सभी सेल्स का जो रेजिस्टेंस है वो भी सीरीज़ में होगा। सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सोन, जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं उन सभी को ऐड कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेल का रेजिस्टेंस R है, सेकंड सेल का रेजिस्टेंस भी R है, थर्ड का रेजिस्टेंस भी R है। इस तरह से सभी का रेजिस्टेंस R होगा। टोटल n रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया, n R। अब हमें पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस, नीचे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी है यहाँ पे, एन ई और रेजिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट होगा, सबसे पहले तो हमें इन सभी सेल्स का रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया, वो कितना हो गया, एन आर। अब तो इस सभी सेल्स का जो रेजिस्टेंस है वो एक रेजिस्टेंस मान लेंगे जिसकी वैल्यू हो गई एन आर। अब ये रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया एन आर और ये इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट हो गया आर प्लस एन आर। इसकी वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आर प्लस एन आर। तो ये आ गई इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू। यहाँ पे हमने सिंपली सबसे पहले टोटल ईएमएफ निकाल लिए, फिर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली और फिर टोटल रेजिस्टेंस निकाले और उसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट के फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आगे, तो अब इस टाइप के सर्किट के अंदर जब बहुत सारी सेल्स दी होती हैं तो उस केस में सर्किट के अंदर करंट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जब बहुत सारी सेल्स कैसी लगी होंगी, सीरीज़ में लगी होंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है उसका करंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसके लिए हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केस, इसका पहला स्पेशल केस होगा कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने यूज किया अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उस केस में करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन
ई डिवाइड बाई आर। आर की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस फॉर्मूले से हम आर को इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एन आर बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एन आर, एन से एन कैंसिल, तो यहाँ पे करंट बन गया ई बाई आर। अब एक सेल, अगर इस सर्किट के अंदर हम मान के चलते सिर्फ एक ही सेल कनेक्टेड होती, उसकी ईएमएफ ई होती और रेजिस्टेंस आर होता, तो उस केस में यहाँ पे टोटल करंट कितना होता, ई बाई आर। वही अगर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती तो टोटल करंट कितना होता है, ई बाई आर। तो यहाँ पे हमने एन सेल्स लगाई, कितनी सेल्स लगाई है, एन सेल्स, उसके बावजूद भी हमें करंट मिल रहा है एक सेल के जितना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये तो हमारा बेवजह का लॉस हो गया। इतने सारे पैसे लगा के हमने इतनी सारी सेल्स को परचेज किया, उसके बाद उनको सर्किट में कनेक्ट किया, और उसके बावजूद भी हमें करंट सिर्फ एक सेल के जितना मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, लॉस है, एक तरह से नुकसान हो रहा है हमारा। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें हमारी अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसका सेकंड केस कंसीडर करेंगे। सेकंड केस के अंदर हम लेंगे आर इज़ ग्रेटर देन एन आर। अगर आर की वैल्यू को हमने एन आर से ग्रेटर मान लिया तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन ई बाई आर की वैल्यू ग्रेटर है एन आर के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब एन आर को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास बच गया सिर्फ आर। तो इस केस में करंट कितना हो गया, एन टाइम्स ई बाई आर। एक सेल की वजह से जितना करंट होता उसके कंपैरिजन में अब कितना होगा, एन टाइम्स। अगर 5 सेल लगी है तो 5 सेल का करंट कितना होगा, 5 टाइम्स द करंट ड्यू टू 1 सेल। एक सेल की वजह से जितना करंट होता है वहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा अगर 5 सेल है तो। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है, इसका प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट है, क्योंकि इस केस में हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है, मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि एक सर्किट में हम बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट करें और करंट भी हमें मैक्सिमम मिले, तो उसके लिए हमें उन सभी सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को ग्रेटर करना पड़ेगा। मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई लगा दो यहाँ पे, तभी हम इस जैसी सिचुएशन के अंदर हाई अमाउंट ऑफ करंट ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर ये सभी सेल्स पैरेलल में लगी हों, तब पैरेलल में जब हमने एन, यहाँ पे हम कंसीडर करके चलेंगे कि हमारे पास m ब्रांचेज हैं, m ब्रांचेज है और हर एक ब्रांच के अंदर एक सेल लगी हुई है। यहाँ पर हमने सर्किट के अंदर सिर्फ 3 ब्रांच शो की है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कितनी ब्रांचेज हैं, m ब्रांचेज हैं। हमने सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 3 ब्रांचेज कंसीडर किए, हर एक ब्रांच में एक सेल लगी हुई है और जिसकी ईएमएफ ई है। मींस तीनों ब्रांचेज के अंदर जो सेल्स है उन सभी की ईएमएफ सेम है। तो पैरेलल में यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो गया। इन्होंने क्या बोला कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम है। तो इसका मतलब अगर हम करंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो किसके इक्वल होता है, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ई, क्योंकि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम है। सभी सेल्स की ईएमएफ इन्होंने क्या बोली है कि सभी सेल्स की ईएमएफ सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया ई। अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जितने भी ये m ब्रांचेज हैं, यहाँ पे 3 ब्रांचेज है, टोटल है कितनी, m ब्रांचेज। तो m ब्रांचेज के अंदर हर एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है स्मॉल r। मीन्स कुछ इस तरह से है कि 1 2 3, हर एक ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, r, और ऐसा कितनी बार हो रहा है, m टाइम्स। तो सभी के सभी रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस सोन, कितने टाइम्स, m टाइम्स बाई R। इस तरह से हम लगा देंगे m टाइम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये अगर 2 टाइम्स होता तो यहाँ पर हम लिखते 2/R, 3 बार होता तो 3/R। तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा, m/R। तो यहाँ से हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R/m। तो ये आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जितनी भी सेल्स हमने यहाँ पे m सेल्स लगाई हैं, तो उन सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी टोटल वैल्यू हो गई R/m।
अब हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है R/M। एक सेल के साथ एक रेजिस्टेंस है और ये फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस सर्किट के अंदर इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या निकाला, करंट की वैल्यू निकालनी है। फिर हमने इन सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस निकाले, इंटरनल रेजिस्टेंस। सिर्फ हमने इस ऊपर वाली ब्रांच को कंसीडर किया, नीचे वाले रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाली ब्रांच को। तो यहाँ पर हमने आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी। अब आगे, अब यहाँ पे आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? इन सेल्स का टोटल रेजिस्टेंस R/M और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R आपस में सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R + R/M। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा? M R/m। अब इसकी वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो करंट इज इक्वल टू E/m R + R/m और इस m को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आ गया m एप्सिलॉन डिवाइड बाई एम आर प्लस स्मॉल आर। तो पैरेलल के अंदर जितनी भी सेल्स कनेक्टेड होते हैं उनका टोटल करंट हो गया एम एप्सिलॉन बाई एम आर प्लस आर। तो इस तरह का कोई भी सर्किट हो जिसमें पैरेलल में इस तरह से सेल्स कनेक्टेड हो तो वहाँ पे करंट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, इस फॉर्मूले से हम करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं कि किस तरह से इस करंट के ऊपर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट केस यही मानते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो उस केस में क्या होगा? करंट का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या आता है? M/E/m R प्लस स्मॉल r। अगर r की वैल्यू स्मॉल है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो करंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? M/E/r। तो यहाँ पे करंट कितना होगा? m टाइम्स E/r। एक सेल की वजह से जितना करंट होता है उसका m टाइम्स होगा, मीन्स मैक्सिमम करंट की कंडीशन है। इसी तरह से अगर r की वैल्यू को हम स्मॉल कर लेते हैं तो i किसके इक्वल आ जाएगा? M/E/। अब हम किसको इग्नोर करेंगे? अगर r को हमने बड़ा माना तो स्मॉल r को इग्नोर कर देंगे तो यहाँ पे आ गया m/r। m से m कैंसिल तो हो गया E/r। तो इस केस में जो करंट होगा वो मिनिमम होगा क्योंकि इतना करंट तो सिर्फ एक सेल ही प्रोवाइड कर देती, तो यहाँ पे m सेल्स लगाने का तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे सीरीज़ के अंदर हमने क्या देखा, सीरीज़ वाले सर्किट में हमने देखा था कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा लेते हैं तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हमने बढ़ा लिया सीरीज़ के अंदर तब हमें मैक्सिमम करंट मिलता है। लेकिन पैरेलल के केस में आर की वैल्यू को अगर हमने बढ़ा लिया तो करंट मिनिमम मिलेगा। अगर हम पैरेलल के अंदर मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करना चाहते तो उस केस में जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू को लो करना पड़ेगा, बिल्कुल कम रेजिस्टेंस पुट करना पड़ेगा, तभी हम पैरेलल सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट को ऑब्टेन कर सकते। तो ये इसके दो केसेस थे। अब इसका तीसरा केसेस अगर ऐसा हो जाए